Assalamu alaikum students. Hopefully you are all are doing good. We are almost heading towards the end of your course outline, or at least we could say that whatever we have targeted for you to learn in this course, uh, this is about to end. Okay? So this is our 14th lecture, and the topic of today's lecture is managing software project. अब तक आपको जो मैंने बताया that software engineering is a project, mostly in organizational level, working in a team to respond to the stakeholders is a model of working in a project. किसी भी एक सॉफ्टवेयर पर हमेशा काम नहीं किया जाता, दैट इज अ प्रोजेक्ट जो शुरू होता है और फिर खत्म होता है। इसकी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हम पढ़ चुके हैं कि उसकी एक डेडलाइन भी होती है, क्लाइमेक्स भी होता है। So today we are going to learn about how we could manage the project of a software in the organizational level. First of all, what is a project? What is the definition of a project? Project होता क्या है? Project is a temporary endeavor undertaking to create a unique product or service. Project हमेशा एक टेम्परेरी एफर्ट होती है जो एक इन्फिनाइट टाइम तक नहीं चलती, किसी ना किसी टाइमलाइन पर जाकर वो कंप्लीट हो जाता है। और किस काम के लिए होता है प्रोजेक्ट? टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी न्यू यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करने के लिए बनाया किया जाता है प्रोजेक्ट के वक्त। जाहिर है अगर पहले से हमारे पास कोई चीज़ बनी बनाई मौजूद होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमसे कोई भी कस्टमर कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री का ऐसा सॉफ्टवेयर मांगता है जो पहले से हमारे पास बना हुआ है, डिटो कॉपी वो उसकी हमें कहता है अवेलेबल करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। तो हम चूंकि हमने कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं बनानी तो हम वही उसे एज इट इज कस्टमर को दे देंगे, तो इसमें प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं होगी। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि कुछ यूनिक अलग से बनाने के लिए पूरी एक्सरसाइज की जाए जो पहले से हमारे पास बनी बनाई मौजूद ना। ठीक है, वन टाइम नॉन रूटीन। तो प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाए उसके बाद नया प्रोजेक्ट शुरू होता है। सेम प्रोडक्ट पर सेम प्रोसीजर सेम आउटपुट के लिए हम बार बार मेहनत नहीं करते, रूटीन का काम नहीं है हमारा। यानी मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल दी कि बनी बनी प्रोडक्ट है, हमने एक दफा बना दी, उसी प्रोडक्ट को सिमिलर वे में सेम आउटपुट के लिए हम दोबारा नहीं बनाएंगे। दिस इज नॉट अ रूटीन वर्क, दिस इज द वन टाइम वर्क। प्रोजेक्ट डन, delivered to the customer, that's it. Now wait for the new order to initiate another project to create another unique product or service. Limited funds and time available होते हैं हमारे पास। Every project must be assigned a limited budget and the deadline. कोई भी कस्टमर हमें ये नहीं कहेगा कि ये मेरा ऑर्डर है, ये प्रोजेक्ट आप शुरू करें, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और आप जब चाहें दे दें। There is no infinite time for any project to create a unique product or service. Similarly, there is no infinite budget allowed by the stakeholder or the customer or your parent organization for you to consume as much as you want on a particular or a specific single project. कभी भी अनलिमिटेड आपको रिसोर्सेज नहीं मिलती। जाहिर है प्रोजेक्ट एक ही थोड़ी होगा, उसके बाद और भी काम करने होंगे, उसके पैरेलल और प्रोजेक्ट चल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर रिलाई नहीं करती, और कस्टमर भी सारा का सारा आपको पैसा नहीं दे देगा उस प्रोडक्ट के लिए। उसका
मेन कोर प्राइमरी बिजनेस तो कोई और होगा, उसमें वो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा एज सपोर्टिव टूल टू क्रिएट द वैल्यू डिलीवरी। तो अनलिमिटेड आपके पास फंड्स और टाइम अवेलेबल नहीं होता, उसकी डेडलाइन होती है हमेशा। मे बी सिंगल फेज और मल्टीपल फेजेस। फेजेस में तो हो सकता है कि इतने फेज के लिए इतना बजट, इतने फेज के लिए इतना टाइम है, लेकिन लिमिटेड होगा। पूरे प्रोजेक्ट हमेशा लिमिटेड टाइम और बजट के साथ ही हम शुरू करेंगे। देन स्पेसिफिक रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड, यानी किसी इदारे में अगर 20 कंप्यूटर्स हैं तो सारे के सारे आपके हैंडओवर नहीं कर दिए जाएंगे प्रोजेक्ट के लिए। मैं कहा ना, ऑब्वियसली और काम भी होते हैं इदारे में और पैरेलल प्रोजेक्ट भी चल सकते हैं। तो सारी की सारी रिसोर्सेज आपके लिए, और सारा का सारा स्टाफ भी नहीं दे दिया जाएगा आपको, ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं दे दी जाएगी आपको कि आप उसे इस्तेमाल करें अपने प्रोजेक्ट के लिए। पैरेलल और भी काम हो रहे होते हैं। देयरफॉर स्पेसिफिक रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, परफॉर्म बाय पीपल, सिंगल और मल्टी पर्सन एंड मल्टी लोकेशन या टीम। लोग अफराद ही होते हैं जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ऑब्वियसली कोई बहुत तो नहीं होगा। चाहे वो सिंगल पर्सन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, किसी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, कोड इनफिक्स फॉर एग्जांपल मॉडल वर्क का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपने किसी सिंगल पर्सन को दे दिया, या एक बड़ा प्रोजेक्ट है बाकायदा पूरे सॉफ्टवेयर मॉडल को फॉलो करते हुए किया जाएगा, तो आपने एक मल्टी पर्सन की एक टीम बना दी और टीम ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम की और उन पे काम किया। ठीक है, प्लानिंग के तहत होता है प्रोजेक्ट हमेशा, कब कौन सा काम होगा, कौन करेगा, कहाँ पर होगा, एक्सेट्रा, क्या क्या चाहिए होगा। कंट्रोल होता है, यानी जब हमने एक टाइम की डेडलाइन अपने पास स्टेब्लिश कर दी, टाइम हमारे इनफाइनाइट नहीं है, बजट हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड और स्पेसिफिक है, इट मीन्स कि अब हमने प्लानिंग के तहत चलना है। ऐसा ना हो कि जो रिसोर्सेज हमें दी गई हैं वो कम पड़ जाए, जो टीम के मेंबर्स हमें दिए गए हमें लगे कि और लोग चाहिए, प्लानिंग नहीं होगी तो हम कैसे उसे मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो बजट एलोकेट किया गया प्लानिंग के तहत ही हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो टाइम हमें दिया गया प्लानिंग के तहत ही हम स्केजुलिंग करेंगे, ताकि हमारा टारगेट जो है वो ऐसा ही हो एज पर आवर डिजायर, ऐसा ना बाद में लॉस हो जाए या कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आर टू बी मेट और स्पेसिफाइड प्रोडक्ट इज टू बी क्रिएटेड। हम पहले से एक तो यूनिक चीज बनाने जा रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने जा रहे हैं, फिर हम ये भी डिटरमाइन कर देंगे कि उसमें होगा क्या, कौन कौन से फंक्शन शामिल होंगे, कौन कौन से फीचर शामिल होंगे। स्पेसिफिक होगा हमारा टारगेट, जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। हम अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, उसमें हमने ये रिपोर्टिंग, ये बैलेंस शीट, ये कम्युनिकेशन के फीचर्स ऐड करने, तो ये सारे हम स्पेसिफिक होंगे हमारे डिलीवरेबल्स कि हम चाह क्या रहे हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए इन द शेप ऑफ द आउटकम। ठीक है, ये था प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट में क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी हमने, अब प्रोजेक्ट की खसूसियात क्या होती है। नॉन रूटीन टास्क आर इन्वॉल्व, सिमिलर टू द डेफिनेशन, यहाँ रिपीट हो रहा है पॉइंट कि रूटीन टास्क नहीं होती प्रोजेक्ट में, यूनिक काम होता है इसमें। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, दिस इज आल्सो द रिपीटेशन ऑफ द डेफिनेशन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आर टू बी मेट, another repetition of the definition. The project has a predetermined time span, पहले से हमारे पास टाइम स्पेन डिटरमाइन होता है। वर्क इज कैरीड आउट फॉर समवन अदर देन योरसेल्फ, वर्क इन्वॉल्व, ठीक है, यानी हम जो काम करते हैं प्रोजेक्ट में वो किसी और के लिए करते हैं। कोई कस्टमर होगा, कोई स्टेक होल्डर होगा जिसने ऑर्डर दिया होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ऑर्डर दिया होगा, तो हम किसी और के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते।
वर्क इन्वॉल्व्स several स्पेशलाइजेशन, यानी कई स्पेशलिटी के लोग हमें चाहिए होंगे। यानी डिजाइनिंग के लिए हमें अलग लोग चाहिए होंगे, कोडिंग के लिए अलग लोग चाहिए होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, रिस्क एनालिसिस के लिए सेपरेट होंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए हमारी कम्युनिकेशन सेपरेट लोग होंगे, फिर सपोर्ट के अलग लोग होंगे, फिर मेंटेनेंस के लिए अलग लोग होंगे। तो हमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट में। People are formed into temporary work group to carry out the task. फिर उन लोगों को डिफरेंट टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन वो टीम्स परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, डिस्पर्स हो जाती है टीम्स, और फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दोबारा से टीम्स बनाई जाती है। और जरूरी नहीं हमेशा सिमिलर नंबर ऑफ पीपल, सिमिलर पर्सन्स आर टुगेदर फॉर टीम। हमेशा वही लोग, उतने ही लोग टीम में नहीं काम करेंगे। इट वेरीज फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, द नेचर ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। कहीं कितने लोग होंगे, कहीं कोई बंदा क्या काम कर रहा होगा। हमेशा टीम एक जैसी नहीं होती सारे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। The resources that are available for use on the project are constrained। मैंने कहा लिमिटेड रिसोर्सेज आपको दी जाती है कि आपने इसी में गुजारा करना है, बाकी हमने दूसरी जगह इस्तेमाल करना है। The project is large और complex। प्रोजेक्ट हमेशा बड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट उसमें हमने जॉब्स परफॉर्म करनी होती है। प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास मैनेजमेंट के स्पेक्ट्रम में 4 फोकस्ड पॉइंट्स हैं, 4 जिन्हें जिन्हें 4 पीस कहा जाता है। पी यानी इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन दी 4 पीस: पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड द प्रोजेक्ट। पीपल में हमारे पास स्टाफ, कम्युनिकेशन, उनकी आपस में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, उनका आपस में वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, परफॉर्मेंस उनकी कैसी है उसे मैनेज करना, उन्हें ट्रेन करना किसी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, उन्हें कंपनसेशन देना यानी उन्हें बेनिफिट्स देना, उन्हें अवार्ड्स वगैरह देना, रिवॉर्ड देना, उनकी कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करना और उनकी डेवलप करना, यानी उनकी कॉम्पिटेंसी कैसी है, वो सूटेबल हैं या नहीं है हमारे प्रोजेक्ट के लिए या पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क के लिए। फिर अगर थोड़ी सी कमी है तो उसे डेवलप किया जाए ताकि वो हमारे काम आ सकें। कैरियर डेवलपमेंट करना, उनकी वर्क ग्रुप डेवलपमेंट करना, कि वो टीम में कैसे काम करें उन्हें ये बताना, टीम कल्चर डेवलपमेंट, फिर टीम्स के अंदर आपस में उन्होंने कैसे काम करना है ये सब बताना। ये सारी एक्टिविटीज हमारी प्यूपिल की सेक्शन में आती है, जिस पर फोकस करता है इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सेकंड पी इज द प्रोडक्ट। इट डिफाइंस प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। इसमें बताया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि हमारी जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके मकासद क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं, एंड स्कोप, और किस लेवल तक हम काम करेंगे, कितना ब्रॉडर हमारा स्पेक्ट्रम होगा इस काम का। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अगर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, एक सॉल्यूशन हमारे पास है जिस पे हम काम कर रहे हैं, खुदा न खासा आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है कि इसमें हमने प्लानिंग में गड़बड़ कर दी, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मौजूद होंगे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स, फिर इस प्रोडक्ट में जो जो टेक्निकल या मैनेजमेंट लेवल की मसाइल होंगे हम उन सबको भी डील करते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बनाने के दौरान टेक्निकल साइड के और मैनेजमेंट साइड के जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें भी प्रोडक्ट यानी सेकंड पी में डील किया जाता है। देन थर्ड पी इज द प्रोसेस। इसमें हमारी जेनरिक जो हमने 5 एक्टिविटीज पढ़ी थी वो
और अम्ब्रेला एक्टिविटीज, ये सब इन्वॉल्व होती है प्रोसेस में, और इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट, फोर्थ पी इज द प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंड द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। प्रोजेक्ट के कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे, उन्हें समझना। डेवलप अ कॉमन सेंस अप्रोच फॉर प्लानिंग, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, उसे मॉनिटर करना, क्या वो एज पर प्लानिंग चल रहा है या नहीं चल रहा, और उसे कंट्रोल करना। कोई चीज़ आउट नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, अब इन पीस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट पी इज पीपल। प्यूपिल में हमारे पास सबसे पहले जो टाइप ऑफ प्यूपिल इन्वॉल्व हैं, दोज आर दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स can be categorized into one of 5 constituencies. Stakeholders 5 टाइप्स के हो सकते हैं, पांचों में से कोई एक टाइप ऑफ प्यूपिल जो है वो स्टेक होल्डर हो सकता है। फर्स्ट वन इज सीनियर मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन का बंदा होगा, मैनेजमेंट का बंदा होगा, who define the business issues that often have a significant influence on the project, जो अपनी टीम को बताएगा कि हमारे बिजनेस इश्यूज कौन से हैं जिनका प्रोजेक्ट पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है। यानी आप काम कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपने इसी में गुजारा करना है। हमने कस्टमर को जो कमिटमेंट की है वो आपने इस तरह से पूरी करनी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास स्टाफ की कमी है, एक्सेट्रा। ये सारे जो इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल के, जनरल लेवल के, मैनेजमेंट लेवल के, सीनियर मैनेजर अपनी टीम को, डेवलपमेंट टीम को बताएगा। तो पहला स्टेक होल्डर है द पीपल ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। सेकंड स्टेक होल्डर इज द प्रोजेक्ट या टेक्निकल मैनेजर। अभी टेक्निकल साइड के मैनेजर्स, पहले जनरल था, ये टेक्निकल साइड का मैनेजर है, यानी who must plan, motivate, organize and control the practitioners। ये वो है जिसे आप हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है उनका लीडर कह सकते हैं, ठीक है, उनका बॉस कह सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टेक्निकल जितने एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल जितनी फील्ड्स हैं, कैसे कोडिंग होगी, कैसे डिजाइन होगा, कैसे उनकी टेस्टिंग होगी, कैसे क्वालिटी एश्योरेंस होगी, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ होगा, कैसे उनकी इंटीग्रेशन होगी, कैसे हम सपोर्ट में काम करेंगे, कौन करेंगे, ये सारे सवाल टेक्निकल। चेंज मैनेजमेंट कैसे होगी, एक्सेट्रा। ये सब टेक्निकल साइड्स को डील करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा हमारा प्रोजेक्ट का मैनेजर, जो टेक्निकल मैनेजर भी कह रहा है। थर्ड स्टेक होल्डर है हमारे पास प्रैक्टिशनर। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली प्लान के तहत प्रोग्रामिंग करते हैं, जिन्हें हम डेवलपर भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। वो डिलीवर द टेक्निकल स्किल्स, जो अपनी टेक्निकल स्किल्स को डिलीवर करते हैं, दैट आर नेसेसरी, जिनकी जरूरत है टू इंजीनियर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन। जो असल में जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो होते हैं प्रैक्टिशनर, जिनका काम सिर्फ गाइडलाइन लेना और उस पर काम करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर है हमारे पास नेक्स्ट स्टेक होल्डर दैट इज द कस्टमर। ऑब्वियसली जब तक कस्टमर नहीं होगा हमारे पास बिजनेस आएगा नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, कोई ऑर्डर नहीं देगा, तो हमारे पास वी हैव नो एनी रीजन टू वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट और द सर्विस। किसके लिए बनाएंगे जब तक कस्टमर हमें ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि पैसा भी उसी ने देना है, प्रोडक्ट खरीदनी भी उसी ने, तो बिजनेस उसी से आए। ठीक है, अनदर स्टेक होल्डर who specify the requirements for software to be engineered। रिक्वायरमेंट्स वही हमें बताएगा प्रॉब्लम क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स। The fifth stakeholder of the pupil from the management spectrum is the end users। एंड यूजर्स वो हैं, कस्टमर ने हमसे प्रोडक्ट बनवाई तो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले जाकर जिन्हें दी प्रोडक्ट चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, जिन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी कहते हैं कभी कभी, वो है हमारे एंड यूजर्स। एंड यूजर्स आर दोज हु इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। वंस इट इज रिलीज फॉर प्रोडक्शन यूज,
जब वो बनकर तैयार हो जाए सॉफ्टवेयर, उन्हीं वही लोग फिर बाद में बताते हैं कि अब हम चला रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर सपोर्ट को कांटेक्ट किया जाता है या मेंटेनेंस वालों को कांटेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड type of stakeholder from second type of pupil from the management spectrum is the team leaders. Team leaders कौन है? These are the practitioners. अच्छा हम ये पहला भी पढ़ रहे हैं pupil, चलो ठीक है। These are the practitioners often make poor team leaders. Therefore, MOI model of leadership required. यानी ये हैं टीम लीडर्स, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हैं जो अगर बगैर किसी मॉडल के, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी प्रोसेस को फॉलो किए हुए काम करें तो अच्छी टीम नहीं बना सकते। और आइडियली अच्छी टीम बनाने के लिए उन्हें उनमें कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहिए अपनी लीडरशिप को बेहतर रखने के लिए, दैट इज MOI मॉडल। यानी ये टीम के मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट टीम्स बनेगी, QA की टीम बनेगी, टेस्टिंग की टीम बनेगी, सपोर्ट की टीम बनेगी, डिजाइन कोडिंग की टीम बनेगी, एक्सेट्रा। उन टीम्स, वो सारी टीम्स मुश्तमिल होंगी टेक्निकल लोगों पर। उन में से ही कोई एक उस टीम को लीड कर रहा होगा, जो उस टीम के अंदर विद इन द टीम्स स्पेक्ट्रम उन्हें लीड करेगा, उन्हें गाइड करेगा, और बाहर, टीम के बाहर अपनी हायर मैनेजमेंट से रिक्वायरमेंट्स पूछेगा, उनकी डायरेक्शन लेगा, उनकी गाइडलाइन लेगा। तो टीम के अंदर डायरेक्ट टीम के मेंबर्स डायरेक्ट मैनेजमेंट से गाइडलाइन नहीं लेते, वो अपने लीडर से लेते, और लीडर बॉस से या मैनेजमेंट से गाइडलाइन लेता है। तो MOI मॉडल कौन सा है जिसे टीम लीडर्स को फॉलो करना चाहिए? M stands for the motivation, O stands for the organization, I for the ideas of innovation. मोटिवेशन क्या है? Ability to encourage by push or pull technical people to produce their best ability. ये वो सलाहियत है, यानी मोटिवेट करने की सलाहियत, जिसके थ्रू टीम लीडर अपने टीम मेंबर्स को इनकरेज करते हैं ताकि अपने उनके जो टेक्निकल लोग हैं वो अपनी बेहतरीन सलाहियतें प्रोड्यूस कर सके प्रोडक्ट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टीम के लिए। डिफरेंट वेज हो सकते हैं, उन्हें एम्पावर करना, उन्हें बैकअप देना, उन्हें कोई रिवॉर्ड के लिए अश्योरेंस देना कि हम आपको रिवॉर्ड दिलाएंगे, बच्चा काम करेंगे, उन पर बिला वजह तनकीद ना करना, क्रिटिसाइज ना करना, एक्सेट्रा। सेकेंड model characteristic is the organization. O. This is the ability to mold existing processes or invent new ones that will enable the initial concept to be translated into final product. ये वो सलाहियत है जिसके जरिए जो ऑलरेडी मौजूद हमारे पास प्रोसेसेस हैं काम करने के, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं ताकि कुछ नया बना सकें, कुछ बेहतर आ सके। हमेशा कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। तो ये बेहतरी की गुंजाइश निकालना, उस पर अमल करना, ये है इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है टू ऑर्गेनाइजेशन दैट विल इनेबल द इनिशियल कांसेप्ट टू बी ट्रांसलेटेड टू अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। फिर हमारा आइडियाज और इनोवेशन न सिर्फ चेंज किया जाए, उसके बाद नए नए आइडियाज हो, इनोवेशन की, कुछ नया करने की। तो ये तीनों, ये है हमारा MOI मॉडल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लीडरशिप। ठीक है। टीम लीडर्स को ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्यूपिल में। एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर एम्फसाइजेस 4 की ट्रेड्स। किन पॉइंट्स पर? ये तो थी सलाहियतें होनी चाहिए, MOI कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इस मॉडल की, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब उन्हें करना क्या चाहिए? नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर
can diagnose the technical and organizational issues. जो एक मुफीद अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा, उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो टेक्निकल या ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें डायग्नोज कर सके, उन्हें रियलाइज कर सके। फॉर एग्जांपल, कोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोडिंग फेज में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका रीज़न वो जान सके कि आया टाइम टाइम कम दे रहा है हमारा प्रैक्टिशनर, या उसके पास रिसोर्सेज कम है एक्सेट्रा, या डेडिकेशन कम है, उसे मोटिवेट किया जाए, या हमारी मैनेजमेंट लेवल की तरफ से उसे उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही, फैसिलिटीज नहीं मिल रही जो उसे चाहिए। इन्हें डायग्नोज करना जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे इस काम से, सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर सोल्यूशन, फिर उसका एक सिस्टम के तहत सोल्यूशन निकालना। ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्ट कह दिया जाए अच्छा आपको वो टाइम दे दिया, नहीं। ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपको लग रहा है कि उसका सोल्यूशन ये है कि उसे मज़ीद टाइम दिया जाए या उसे मज़ीद रिसोर्स दी जाए, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकती है, और लोग दिए जाएँ, तो फिर इसका एक प्रोसीजर होता है, रिक्वेस्ट की जाती है मैनेजमेंट को, बताया जाता है कि क्यों आपको ये सब चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसे डील करना है, क्यों ज़रूरी है ये प्रोवाइड करना प्रैक्टिशनर को, उनसे अप्रूवल लेके फिर थ्रू प्रॉपर सिस्टमेटिकली सोल्यूशन को स्ट्रक्चर करना और प्रॉपरली and motivate other practitioners to develop the solution. और फिर दूसरे जो डेवलपर्स हैं उन्हें भी मोटिवेट करना कि आप भी इसके साथ मिलकर सोल्यूशन पे काम करें। अप्लाई लेसन्स लर्न फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट टू न्यू सिचुएशंस। और जाहिर वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो वो पिछले प्रोजेक्ट्स में इसी किस्म के जो रिलेवेंट प्रॉब्लम्स आई थी उन्हें जब सॉल्व किया तो जो लेसन्स लर्न किए, जो सबक हासिल किया उससे, जो एक्सपीरियंसेस गेन किए, उन्हें अप्लाई करना अपने अगले प्रोजेक्ट्स में फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर द बेटरमेंट, न्यू सिचुएशंस एंड रिमेन फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज डायरेक्शन इफ इनिशियल अटेम्प्ट्स एट प्रॉब्लम सॉल्यूशन आर फ्रूटलेस। और इतना फ्लेक्सिबल होना, इतना रिजिड ना होना कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो उसे फिर चेंज किया जाए, कोई और सोल्यूशन ढूंढ लिया जाए, कोई और वे निकाल लिया जाए। अगर पिछले प्रोजेक्ट में किसी एक वे से कोई एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके इसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था और हमने लेसन लर्न किया और यहाँ पर उसे अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसी यही वाहिद तरीका हमारे पास सोल्यूशन सॉल्व करने का प्रॉब्लम को। हम वी कैन ट्राई द डिफरेंट वे, हम कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसे सॉल्व करने की, ठीक है। देन अच्छा, इशू क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देन सेकंड थिंग दैट good team leader, effective team leader of project must do is the managerial identity. A good project manager should take charge of the project and must यानी जिम्मेदारी ले पूरे प्रोजेक्ट की, वो टीम लीडर ऊंच नहीं जो भी हो मैं जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदारी ले। जब तक जिम्मेदारी असूम नहीं करेगा कोई ओपनली कोई पूरे दिल के साथ काम नहीं कर सकता, उसके साथ हमेशा डर रहेगा कि कोई गलती हो गई तो हमारी नौकरी तो गई या हमारे उसका साइड इफेक्ट हम पर आए। मैनेजमेंट के सामने वो पूरे प्रोजेक्ट का चार्ज है, जिम्मेदारी है, एंड मस्ट हैव कॉन्फिडेंस टू अज्यूम कंट्रोल व्हेन नेसेसरी। और जब भी जरूरत हो पूरा कंट्रोल करने का उसमें कॉन्फिडेंस हो। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्लानिंग से के अकॉर्डिंग चीज ना हो रही हो तो उसे कंट्रोल करने का उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आई कैन डू दिस, एंड द अश्योरेंस टू अलाउ गुड टेक्निकल पीपल टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। और जो अच्छे टेक्निकल लोग हैं उन्हें उनकी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने की इजाजत दी। मैंने आपको किसी जगह
प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर प्रोजेक्ट डेवलपर समझता है कि उसने काम कर लिया, अब कोई एरर नहीं है, लेकिन अभी भी एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट डेवलपर जो है उसे अभी भी लग रहा है, उसका इंस्टिंक्ट कह रहा है, उसकी हिस्स कह रही है, सटीस कह रही है कि कहीं कोई गड़बड़ है, इसमें इसके यकीनन गड़बड़ है। तो अगर आपको कोई डेवलपर, आपका टीम मेंबर कह रहा है, टेक्निकल पर्सन कह रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है, तो आप उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट करने दें। लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू और शी वांट्स टू डू। आपको नहीं प्रॉब्लम नजर आई, आप उसे ये नहीं फोर्स करेंगे, नहीं नहीं जब नजर नहीं आ रही प्रॉब्लम तो छोड़ो, इंस्टिंक्ट को आगे बढ़ो, नहीं, देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। इफ द इंस्टिंक्ट इज pointing pointing out towards a problem of the software developer. Then another characteristic that a team leader must have is the achievement. A competent manager must reward initiative and accomplishment to optimize the productivity of a project team. जब तक आप अच्छे काम पर रिवॉर्ड देने की का कल्चर नहीं अपनाएंगे, लोग बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या मसला है, हमें तो तनख्वाह मिलेगी ना, भले हमें कौन सा ज्यादा मेहनत करने से 2 घंटे ज्यादा लगा देंगे तो हमें कौन सा उसका कोई फल मिलना है। तो रिवॉर्ड देने की सलाहियत, रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी मौजूद होनी चाहिए टीम लीडर में, ताकि वो बेहतर परफॉर्म करें। प्रॉफिट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा ना, उसमें से कुछ परसेंट आप दे दें, 10%, 20% एज रिवॉर्ड, तो क्या जाता है, रेपुटेशन भी बढ़ेगी इदारे की। And must demonstrate through her own actions that controlled risk taking will not be punished. और न सिर्फ आप उन्हें रिवॉर्ड की एश्योरेंस दें, तो रिवॉर्ड देने की रिवायत डालें, बल्कि उन्हें इस बात की भी एश्योरेंस दें कि अगर आप कोई रिस्क भी लेते हैं बेहतर काम करने के लिए और वो आपके कंट्रोल में है, तो आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। अगर आप अच्छी नीयत के साथ एक कुछ नया काम करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी उसमें काम नहीं भी होता, कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो आप जिम्मेदारी है, बोलेंगे आपको सजा नहीं मिलेगी, आप बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करें। कंट्रोल रिस्क टेकिंग विल नॉट बी पनिश्ड। इससे फिर खुल के काम करेंगे आपके मेंबर्स, एक्सपर्ट्स, टीम मेंबर्स। फोर्थ trait is the influence and team building. An effective project manager must be able to read people. लोगों को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके गेस्चर्स, उनके एक्शंस, तब तक आप अच्छे टीम लीडर नहीं बन सकते। जरूरी नहीं हर कोई जुबान से कहे कि मुझे कुछ रिवार्ड चाहिए या मुझे बिला वजह पनिश कर रहे हैं या मैं डर के काम कर रहा हूँ। आपको खुद ही समझना है, रीडिंग करनी है उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी गेस्चर्स को। मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स, यानी कहे हुए और बगैर कहे हुए सिग्नल्स को आपने समझना है, एंड रिएक्ट टू द नीड्स ऑफ द पीपल सेंडिंग दीज सिग्नल्स, और उन्हें जो जरूरत हो उस पर फिर आपने उनको रिएक्ट करके देना है, उस पर रिएक्ट करना है, चाहे आप उनकी वो नीड पूरी करें, अगर नहीं कर सकते तो आप उन्हें मोटिवेट करें, आप उन्हें इंकरेज करें, आप उन्हें समझाएं, कॉन्फिडेंस मिले कि फिलहाल हम ये नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूँ आपकी क्या नीड है, आप काम करें, इंशाल्लाह आगे चल के इदारा बेहतर प्रोग्रेस करेगा तो हम आपको आपकी ये नीड्स पूरी कर लेंगे। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि प्रॉब्लम क्या है, वो क्या चाह रहे हैं आपके लोग। The manager must remain under control in high stress situations. Obviously, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में भी खुद पर कंट्रोल रखना है मैनेजर, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप भी अंडर स्ट्रेस सिचुएशन में, हाई स्ट्रेस सिचुएशन में आउट हो जाएंगे तो आपका तो पूरा प्रोजेक्ट ही बैठ जाएगा। The another stakeholder or part of category of the people is the software team. ठीक है, सॉफ्टवेयर टीम में हमारे पास 7 project factors that should be considered when planning a software engineering. 7 factors हैं डिफरेंट, जिन्हें जहन में रखा जाता है एक सॉफ्टवेयर टीम बनाने के लिए।
कौन सी है, कौन से हैं, डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, प्रॉब्लम कितनी मुश्किल है जिसे सॉल्व करना है, कितनी हाई लेवल की एक्सपर्टीज हमें चाहिए होगी, कितने लोग चाहिए होंगे टीम में, कौन कौन से चाहिए, कितना मुश्किल है काम, साइज ऑफ द रिजल्टेंट प्रोग्राम, यानी कितना लेंथी वो प्रोग्राम होगा जो हमने बनाना है, यानी कोडिंग वगैरह, जितना लेंथी होगा उतने ज्यादा लोग चाहिए होंगे, टाइम दैट द टीम विल स्टे टुगेदर, कितने अरसे तक टीम ने एक साथ रहना है, डिग्री टू विच द प्रॉब्लम कैन बी मॉडलाइज्ड, प्रॉब्लम का डिजाइन मॉडल किस लेवल का बनाना है, कितना करीब तरीन होना चाहिए, कितनी ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम टू बी बिल्ड, कितना अच्छा क्वालिटी वाला और रिलायबल सिस्टम हमें बनाना है, रिजिडिटी ऑफ द डिलीवरी डेट्स, टाइमलाइन कितनी है हमारे पास, कब तक जमा कराना है, तो कितने लोग चाहिए, डिग्री ऑफ सोशल एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन की डिग्री क्या है, कितनी ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत होगी प्रोजेक्ट के लिए, ये 7 फैक्टर से इन्हें कंसीडर किया जाएगा सॉफ्टवेयर टीम बनाने के लिए। फॉर दिस 4 ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टीम, 4 टाइप्स ऑफ टीम बनती है, इन 7 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। क्लोज पैराडाइम structures a team along a traditional hierarchy of authority, तो ट्रेडिशनल हायरार्की है, आम सी जो इदारे के में चल रही होती है, बॉस, टीम लीडर, टीम मेंबर्स एक्सेट्रा, उसी को फॉलो किया जाता है क्लोज पैराडाइम में। सच टीम्स कैन वर्क वेल व्हेन प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर दैट इज क्वाइट सिमिलर टू पास्ट एफर्ट्स, पिछला जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वैसा मिलता जुलता है तो चलेगा, तो ये वाला पैराडाइम हमारा चलेगा, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट दे विल बी लेस लाइकली टू बी इनोवेटिव, लेकिन इसमें हम फिर कुछ नया इनोवेशन नहीं कर सकते। सिमिलर टीम है, सिमिलर हायरार्की है, तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही बनेगा। देन रैंडम पैराडाइम स्ट्रक्चर टीम लूजली एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इनिशिएटिव ऑफ द टीम मेंबर, टीम ऐसी बनाई जाए कि हर टीम मेंबर को इजाजत दी जाए कि आप कैसे काम करना चाहते हैं, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इज रिक्वायर्ड, यानी सबको इजाजत दे दी जाए कि आप अपने सोच के तहत काम करें और हमें कुछ नया ला के, कुछ पता नहीं क्या सामने आएगा, लेकिन आपने अलाउ कर दिया टीम मेंबर्स को, टीम्स फॉलोइंग द रैंडम पैराडाइम विल एक्सेल, इससे फिर जब आप इनोवेशन चाहते हैं तो ये रैंडम पैराडाइम की टीम्स उस पर बेहतर परफॉर्म करेंगी, बट सच टीम्स में स्ट्रगल व्हेन ऑर्डरली परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड, लेकिन फिर वो एक ऑर्डर में तरतीब में अगर आपने काम करना है तो फिर अच्छी टीम नहीं चलेगी, वो फिर हटके काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने ऑर्डरली परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते। ओपन पैराडाइम्स attempts to structure a team in a manner that achieves some of the controls associated with the closed program, but also much of the innovation that occurs when using the random paradigm. ये combination है closed और random paradigm का। वर्क इज परफॉर्म कोलैबोरेटिवली, मिलकर काम किया जाएगा, हायरार्की को भी फॉलो किया जाएगा, विद हेवी कम्युनिकेशन एंड कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा होगी इनके आपस में, मिलकर डिसीजन किए जाएंगे। दी ट्रेडमार्क्स ऑफ ओपन पैराडाइम टीम्स, दोनों के पैराडाइम्स इसमें शामिल होंगे, ओपन भी उसमें रैंडम के भी और क्लोज के भी। टीम स्ट्रक्चर्स आर वेल सूटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बट मे नॉट परफॉर्म एज इफेक्टिवली एज अदर टीम्स। फिर हमारे पास सिंक्रोनस पैराडाइम्स relies on the natural compartmentalization of problem and organizes the team members to work on pieces of problem with little active communication of one। इसमें कम्युनिकेशन बहुत कम होगी, सबको अपना अपना काम दे दिया जाएगा छोटा छोटा, वो सब अलग सेपरेटली काम करेंगे और फिर लेकर आएंगे, उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ये हमारी सिंक्रोनस पैराडाइम। द सॉफ्टवेयर टीम टू अचीव a high performance team क्या करना चाहिए उन्हें, टीम मेंबर्स मस्ट हैव ट्रस्ट इन वन अनदर, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, टीम वर्किंग के प्रिंसिपल से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम, जो कोडिंग का एक्सपर्ट है उसे कोडिंग का काम दिया जाए, जो टेस्टिंग का एक्सपर्ट है उसे टेस्टिंग का काम दिया जाए, अप्रोप्रिएट जॉब्स असाइन की जाए। अनकन्वेंशनल पर्सन मे हैव टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम, यानी जो बंदा टीम में अच्छा काम नहीं कर सकता, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उससे आप टीम से अलग कर दो, उसे रखने से आपके बाकी टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी। इफ टीम कोहेसिवनेस इज टू बी मेंटेन। So today's our lecture is going to be end here। आज हमने मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम के
पहले पी पीपल को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कोशिश होगी कि हम रिमेनिंग 3 पीज प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करें। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बुक रेफर कीजिए, गूगल रेफर कीजिए, यूट्यूब रेफर कीजिए और अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह।